हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला में। आज का जो सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीक के इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के आर्टिकल्स को। हमारी टीम ने 4 ऐसे आर्टिकल आपके लिए निकाल के रखे हैं जिसको मैं समझाने वाला हूं, जो कि आपके पेपर में, आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में और मेंस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को और पहले आर्टिकल को कवर करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है आपके सामने ग्रेट नॉट पे। क्या है ये ग्रेट नॉट, क्यों न्यूज में आई है ये ग्रेट नॉट, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कंटेक्स्ट। तो यहां पर मैं बता दूं, अ ग्रेट नॉट फ्रॉम रशिया बिलोंगिंग टू द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ कैलिड्रिस टेन्यूरोस्ट्रिस has found its way to Kerala's coast, flying over 9,000 किलोमीटर for a winter sojourn। तो यहां पर कंटेक्स्ट सिंपल सा है कि ये जो हमारा ग्रेट नॉट है ये रशिया से केरला तक 9,000 किलोमीटर फ्लाई करके आ गया है। ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है और इसको समझना पड़ेगा कि ये क्यों आया है। तो सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग बात करें ग्रेट नॉट की, तो मैं आपको बता दे रहा हूं इतना कि ग्रेट नॉट एक माइग्रेटरी बर्ड है। याद रखिएगा, इट इज अ माइग्रेटरी बर्ड, मतलब कि ये प्रवासी पक्षी है। ये साइबेरिया से आ रही है। और क्यों आ रही है? ये साइबेरिया से इसलिए आ रही है क्योंकि आप जानते हैं जैसे जैसे दिसंबर आएगा, जनवरी आएगी, जो हमारा साइबेरियन रीजन है जो कि नॉर्दर्न पोल के पास है, वो बहुत ज्यादा ठंडा होता जाएगा। वहां पर टेम्परेचर विल बिकम वेरी लो। इसलिए ये अच्छे टेम्परेचर में, सूटेबल टेम्परेचर में आते हैं और सूटेबल टेम्परेचर के लिए केरल का टेम्परेचर बहुत सूटेबल है। इसलिए यहां पर वर्ड लिखा हुआ है विंटर सोजोन। सोजोन मींस क्या होता है? सोजोन मींस होता है योर शॉर्ट और टेम्पररी स्टे। तो यहां पर थोड़े दिन रुकेंगे और फिर ये वापस चले जाएंगे। ग्रेट नॉट है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ग्रेट नॉट जो है ये एक स्मॉल वेडर है। स्मॉल वेडर, अब आपके वर्ड सामने आ गया है। वेडर, वेडर होता क्या है? तो वेडर वो माइग्रेटरी बर्ड्स या वो बर्ड्स होती हैं जो बेसिकली फिश पे फीड करती हैं, मतलब मछलियों पर अपना जीवन व्यतीत करती हैं। यहां पर दूसरी चीज समझ लीजिएगा कि इट इज द लार्जेस्ट ऑफ कैलिड्रिड स्पीशीज। तो ये जो कैलिड्रिड प्रजाति है, कैलिड्रिड स्पीशीज है, इसकी सबसे बड़ी प्रजाति यही ग्रेट नॉट है। दे ब्रीडिंग हैबिटेट इज टुंड्रा इन दी नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया। याद रखिएगा, ये जो बर्ड है ये नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया से आती हैं। जब आप बोलते हैं साइबेरिया, तो आपको मैंने पहले भी बताए हैं बहुत सारे लेक्चर में कि साइबेरिया जो है ये एशिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। और इसमें भी ये बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि सबसे ज्यादा ईस्ट में आपका जो पोर्शन है वहां से आती है। एंड ये वो रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर आपका कम हो जाता है विंटर्स में, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि इनकी जो ब्रीडिंग होती है, जिसको आप प्रजनन भी बोलते हैं, इनकी ब्रीडिंग यहीं पर हो रही है, विच इज अ टुंड्रा रीजन। आप जानते हैं टुंड्रा रीजन वो रीजन होता है अर्थ में जो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, ठीक है। दूसरी चीज, दिस स्पीशीज फॉर्म्स इनॉर्मस फ्लॉक्स इन विंटर्स। यहां पर ये क्या बोल रहा है? इनॉर्मस फ्लॉक्स, मतलब कि फ्लॉक्स मतलब होता है झुंड, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं। तो विंटर्स में बहुत बड़े झुंड के साथ ये ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। तो केरल में कोई 1-2 ग्रेट नॉट नहीं आए हैं, बहुत बड़ा झुंड आया है ग्रेट नॉट का, जो कि केरल के कोस्ट में है। दूसरी चीज ये समझ लीजिएगा, IUCN ने इसको एंडेंजर्ड स्पीशीज दिया है। क्या दिया है? एंडेंजर्ड स्पीशीज दिया है। ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, वेयर इज इट फाउंड। अभी जैसे हमने बात करा कि ये कई जगह, ये साइबेरिया में अपना ब्रीडिंग करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये साइबेरिया में ही रहता है। आप देख सकते हैं कि केरल में आ गया है ये, ठीक है। तो देखते हैं ये कहां कहां आता है। द ग्रेट नॉट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दी फार नॉर्थ ईस्ट रशिया, जो साइबेरिया वाला रीजन है, कोस्टल ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड ईस्टर्न अरेबियन पेनिनसुला। तो याद रखिएगा ये जो ग्रेट नॉट है ये अपना ट्रैवल, माइग्रेशन अलग अलग जगह पर करते हैं और इन सारी कंट्रीज में, इन सारे रीजन्स में आपको ये ग्रेट नॉट नजर आते हैं। दूसरी चीज समझ लीजिएगा, इट स्टेज इन द येलो सी रीजन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। येलो सी रीजन आप जानते हैं पैसिफिक ओशन में येलो सी रीजन है, एंड थाईलैंड इन द साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया में ये थाईलैंड में रहते हैं, प्लस ये येलो सी के पास वाले रीजन में भी रहते हैं। कब रहते हैं? बिफोर प्रोसीडिंग टू देयर सदर्ली विंटर ग्राउंड्स, ठीक है। तो जो विंटर ग्राउंड्स में चलते हैं, विंटर ग्राउंड्स मतलब कि सदर्ली विंटर ग्राउंड्स मतलब हमारा जो इंडिया वाला पोर्शन हो गया या इंडिया के आसपास वाला रीजन हो गया, वहां पर जब ये आ रहे हैं तो उससे पहले रुकते हुए आ रहे हैं।
कहां रुक रहे हैं? तो येलो सी रीजन में रुक रहे हैं और थाईलैंड में रुक रहे हैं। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने बात कर रखी है अलोंग दी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। यहां पर एक वर्ड आ गया आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। नाउ व्हाट इज सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इज अ फ्लाईवे। फ्लाईवे क्या होता है? फ्लाईवे वो रूट होता है जो बर्ड्स तय करती हैं, जो बर्ड्स अपना ट्रैवल करती हैं। तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो है ये एक ऐसा रूट है जो बर्ड्स ट्रैवल करती हैं, विच कवर द लार्ज कॉन्टिनेंटल एरिया ऑफ यूरेशिया बिटवीन आर्कटिक ओशन एंड इंडियन ओशन। तो जो इंडियन ओशन है और आर्कटिक ओशन के बीच में जो यूरेशिया वाला रीजन है, उसमें ये ट्रैवल करती हैं और इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये किसी आइलैंड से होते हुए नहीं गुजरती है, ये आइलैंड में भी जाती हैं, तो दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद आइलैंड चेन्स, तो आइलैंड चेन से भी होते हुए जाती है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि इट कंप्राइजेस सेवरल इंपॉर्टेंट माइग्रेशन रूट्स ऑफ वाटर बर्ड्स, most of which extend from northernmost breeding grounds in Siberia to the southernmost non-breeding wintering grounds in West Asia, India and Maldives। यहां पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो यूज करते हैं, ये बेसिकली मैंने आपको बताया ठंड होने की वजह से, लो टेम्परेचर होने की वजह से, विंटर्स की वजह से कहां आते हैं? सदरी ग्राउंड में आते हैं। लेकिन ये ब्रीड कहां करते हैं? ये ब्रीड करते हैं साइबेरिया। और यहां पर अगर पूछा जाए इंडिया के बारे में, मालदीव्स के बारे में या आपके अरेबियन पेनिनसुला के बारे में, तो ये यहां पर ब्रीडिंग नहीं करते हैं। दिस सदर्ली रीजन इज नॉन ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर देम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए। दिस फ्लाईवे कंप्राइजेस सेवरल इंपॉर्टेंट माइग्रेशन रूट्स ऑफ बर्ड्स। देयर आर 30 कंट्रीज अंडर दी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे इंक्लूडिंग इंडिया। तो याद रखिएगा, देयर आर 30 कंट्रीज। दिस इज वन मोर फैक्ट विच यू नीड टू रिमेंबर, एंड इंडिया भी इसका पार्ट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो आपका आ जाता है दूसरी लॉस एंड डैमेज फंड में। क्या है ये लॉस एंड डैमेज फंड? इसमें क्यों हम लोग बात कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पे लगातार इस पे आर्टिकल्स आपको देखने को मिले होंगे। जी हां, तो देखते हैं इसका कंटेक्स्ट क्या है। रिसेंटली COP27 कमिट्स टू सिक्योरिंग एन एग्रीमेंट ऑन एस्टैब्लिशिंग अ फंड टू एड्रेस द लॉस एंड डैमेज कॉज्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स। तो यहां पर COP27 जो कि इजिप्ट में हुआ है, वहां पर एक कमिटमेंट दिया गया है, एक अग्रीमेंट हुआ है कि जो ऐसी कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज की वजह से या क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से सफर करते हैं, जहां पर लाइफ लॉस हो जाती है या वो इकोनॉमिक डैमेज जो झेलते हैं, आप कह सकते हैं एक तरीके से, उसको कवर करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए यहां पर यह फंड बनाने की बात हुई है, जिसे बोला जा रहा है लॉस एंड डैमेज फंड। तो ये हम लोग देखते हैं कि किसको मिलेगा फंड, क्या है इसके बारे में। इट इज अ डेडिकेटेड फंड टू कंपनसेट द मोस्ट vulnerable developing countries that are already bearing the brunt of climate change linked natural disasters। मतलब जो ऑलरेडी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज झेल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, उन वनरेबल कंट्रीज के ये फंड बनाया गया है। एक डेडिकेटेड फंड है, इसको याद रखिएगा, दिस इज अ डेडिकेटेड फंड, और ये इसलिए बनाया गया है ताकि हम कंपनसेट कर पाए, जो उनको लॉस हुआ है कंट्रीज को, उस लॉस की भरपाई कर पाए। ठीक है, दूसरी चीज, इट विल कंपनसेट फॉर द इंपैक्ट्स ऑफ climate change that cannot be avoided either by mitigation, that is cutting greenhouse gas emission, or adaptation, that is modifying practices to buffer against climate change impacts। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर दो वर्ड्स आपको समझने हैं। दो वर्ड्स आपका है, क्या? मिटिगेशन। देखिए मिटिगेशन क्या है? मिटिगेशन एक स्ट्रैटेजी आप लोग करते हैं, मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, जिसको हिंदी में शमन रणनीति भी हम बोलते हैं। मिटिगेशन स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि ग्रीन हाउस गैस जो है उनके एमिशन को हम कट करें। उसके लिए बहुत सारे आपके पास कह सकते हैं स्ट्रैटेजीज हैं, बहुत सारी पॉलिसीज हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। ठीक है, एक तो चीज होती है वो, दूसरी होती है आपकी यहां पर क्या? अडैप्टेशन के बारे में बात हो रही है। अडैप्टेशन में यह बात होती है कि हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हम लोग चीजों को कर रहे हैं, उसको प्रक्रिया उसकी बदल दे, उसको मॉडिफाई कर दे, ताकि हम लोग क्लाइमेट चेंज से बच सके। तो यहां पर लेकिन क्या बात हुई है? यहां पर यह बात हुई है कि इट विल कंपनसेट द इंपैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड ईदर बाय मिटिगेशन और अडैप्टेशन। तो ऐसे क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को हम यहां कंपनसेट करने वाले हैं, जो कि मिटिगेशन और अडैप्टेशन से भी सॉल्व नहीं होगा। मतलब ऐसे डैमेज को, ऐसे लॉस को हम लोग झेलने वाले हैं, ऐसे लॉस को कंपनसेट करने वाले हैं, जो कि आपके मिटिगेशन और अडैप्टेशन से भी नहीं होते हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है। दूसरी चीज आपको समझनी है, इट विल ऑल्सो कवर इकोनॉमिक डैमेज टू प्रॉपर्टी बट ऑल्सो लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स and the destruction of biodiversity and sites that have cultural importance। तो यहां पर एक चीज और आपको याद रखनी है, कवर इकोनॉमिक डैमेज टू प्रॉपर्टी, बायोडायवर्सिटी, लाइवलीहुड लॉस जो हुआ है, प्लस जो डिस्ट्रक्शन हुआ है आपका कल्चरल हेरिटेज साइट्स को, उनको भी ये क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है। मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं कि केवल प्रॉपर्टी नहीं है, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, आप जिस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं उसमें भी नुकसान होता है, उसको भी कंपनसेट करेगा इन टर्म्स ऑफ कमर्शियल्स। ठीक है, दूसरा डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड कल्चरल हेरिटेज साइट, तो इन सभी इकोनॉमिक लॉसेस को भी एक कंपनसेट करेगा। दूसरी चीज आपको एक और समझनी है, यहां पर यह समझना है कि ये मूवमेंट स्टार्ट किसने करा, ये मूवमेंट चालू किसने करा। तो मूवमेंट जो चालू करा है ये एक आइलैंड नेशन है जिसका नाम है वनुआतू। ठीक है, वनुआतू जो है ये एक छोटा सा आइलैंड नेशन है जिसने इस मूवमेंट के बारे में बात करी, प्लस यहां पर उसके साथ एक अलायंस भी था जो कि स्मॉल आइलैंड स्टेट्स का था। छोटे छोटे आपके स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया वाले आपके स्टेट्स, उन्होंने भी सपोर्ट करा, किसका, वनुआतू का सपोर्ट करा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो है, मूवमेंट इनिशिएशन जो है, इन लोग ने चालू करी थी। इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो लॉस एंड डैमेज फंड है, इसके बारे में कुछ चीज और समझ लीजिए कि द डिमांड फॉर कंपनसेशन फॉर लॉस एंड डैमेज फ्रॉम क्लाइमेट चेंज is an extension of the universally acknowledged polluter pays principle that makes the polluter liable for paying not just for the cost of remedial action but also for compensating the victims of environmental damage caused by their actions। यहां पर आपको एक चीज और समझनी है कि एक इससे पहले ही, लॉस एंड डैमेज फंड से पहले ही एक प्रिंसिपल चल रहा था जिसका नाम था पॉल्यूटर पेज। पॉल्यूटर पेज में क्या था, पॉल्यूटर पेज में जो भी लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, वो वही कॉम्पनसेट करेगा, वही पे करेगा जिसने पॉल्यूशन फैलाया है। मतलब कि डेवलप्ड नेशंस जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पॉल्यूशन के लिए, उनको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, और कॉम्पनसेट करके पैसे किसको देने पड़ेंगे, डेवलपिंग नेशन। ठीक है, तो ये यहां पर ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट था पॉल्यूटर पेज का, उसी का आप कह सकते हैं एक तरीके से एक्सटेंशन है। और इसके बारे में बात करें अगर हम लोग लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में, तो लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में बात हुई है 2013 में। और कब बात हुई है, यह बात हुई है वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म में। वॉर्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज सेट up in 2013 was the first formal acknowledgement of the need to compensate developing countries struck by climate disasters। ठीक है, तो जो क्लाइमेट डिजास्टर्स हुए हैं उसके लिए बहुत पहले बात हो चुकी है, 2013 में बात हुई थी, लेकिन अब जाके उसमें अग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, द एक्सेप्टेड मॉनेटरी कंपनसेशन फ्रॉम द लॉस एंड डैमेज फंड इज एस्टिमेटेड टू बी नियरली $500 बिलियन। ठीक है, तो $500 बिलियन का यह फंड बनाया गया है जिसमें हर साल एंड राइजिंग बाय $200 बिलियन एनुअली, जिसमें हर साल $200 बिलियन जो है वो आपका आएगा। लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। क्या है कि डेडलॉक्स क्या है COP27 के डेडलॉक्स ये हैं कि यहां पर एक क्रूशियल क्वेश्चन आपका अराइज होता है, हु विल मैनेज दिस फंड। अभी तक इस पर डिसीजन नहीं हुआ है कि ये जो फंड बना है, जो कि फंड बनने की बात हो रही है $500 बिलियन की, वो कौन मैनेज करेगा, इस पे एक क्वेश्चन मार्क है। दूसरी चीज कि whether the contributors are expected from large developing countries also, कि हमारे जो कंट्रीब्यूशन है इस लॉस एंड डैमेज में, उसमें आपकी बड़ी बड़ी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक योर रशिया, ब्राजील, है ना, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगी, इंडिया भी कंट्रीब्यूट इसमें करेगा। इसमें दूसरी चीज क्या बोली गई है कि व्हाट द फेयर शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन विल बी। ठीक है, तो शेयर क्या होगा इसमें, कौन कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, यह भी एक क्रूशियल क्वेश्चन लेफ्ट हो गया है। ठीक है, एंड ये किसके पास है, अभी ट्रांजिशनल कमेटी के पास है, दैट विल मेक रिकमेंडेशन फॉर द अडॉप्शन ऑफ द फंड एट द नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो हमारा जो अगले साल कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी COP होगा, उसमें ये सारी बातें आपकी और क्लियर होंगी, लेकिन अभी बीच मझधार में। लेकिन चलिए, कम से कम एक एग्रीमेंट तो हुआ, लॉस एंड डैमेज, एनवायरमेंटल लॉस एंड डैमेज जो हो रहा था लोगों को क्लाइमेटिक डिजास्टर से कम उन डेवलपिंग कंट्रीज को तो, या अंडर डेवलप कंट्रीज को थोड़ी राहत तो मिली, खासकर जो आइलैंड नेशंस हैं उनको तो राहत मिली। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहां पर न्यूज, द जियो हेरिटेज वैल्यू ऑफ राम सेतु। ये भी बहुत न्यूज में है, काफी दिनों से न्यूज में है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंस बनता है। सबसे पहली चीज तो जो जियो हेरिटेज साइट्स हैं, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारे डिसाइड करते हैं कि कौन सा आपका जियो हेरिटेज साइट है।
इसमें एक चीज और बता दूं कि इंडिया में अभी 34 जियो हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, चलिए कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हैं। रिसेंटली सुप्रीम गवर्नमेंट गिव द सेंटर 4 वीक्स, 4 हफ्ते, 4 वीक्स टाइम टू फाइल अ रेस्पॉन्स क्लैरिफाइंग इट्स स्टैंड ऑन अ प्ली सीकिंग नेशनल हेरिटेज स्टेटस फॉर राम सेतु। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से बोला भैया आपके पास 4 हफ्ते हैं, 4 वीक्स हैं, इसमें आप डिसाइड कर लीजिए कि राम सेतु आपका नेशनल हेरिटेज स्टेटस आप उसको देना चाह रहे हैं, ये नेशनल हेरिटेज साइट है या नहीं है, क्योंकि ऐसी एक प्ली आई है जिसमें वो जानना चाह रहे हैं चीजों को। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या है राम सेतु, या पुराना नाम जो इसका है एडम्स ब्रिज, वो है क्या बेसिकली। तो देखिए याद रखिएगा कि एक 48 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है ना, जो कि शोल्स है। ठीक है, लाइमस्टोन शोल्स है बेसिकली। तो शोल्स क्या होते हैं, तो आप कह सकते हैं दीज आर बेसिकली सबमर्ज्ड लैंड पोर्शन, और आप कह सकते हैं कि ये ऐसा पोर्शन है जो कि नीचे डूब गया, या ये ऐसा पोर्शन है जो कि सेडिमेंटेशन के वजह से, सेडिमेंटेशन मतलब कि आपकी बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठा हुए, उसकी वजह से ये थोड़ा सा सी सरफेस या सी लेवल के पास तक पहुंच गया, काफी ऊपर उठ गया। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से कुछ नजर आएगा। इफ ये आपका सी लेवल है तो शोल्स आपको ऐसे नजर आते हैं। शोल्स जो हैं वो आपको इस तरीके से नजर आते हैं, मतलब कि उनका आप कह सकते हैं डेप्थ जो होती है बहुत शैलो होती है, उनकी गहराई जो होती है वो बहुत शैलो होती है। तो यही बात यहां पर कही गई है कि ये आपका 48 किलोमीटर का स्ट्रेच है दैट रन फ्रॉम पंबन आइलैंड नियर रामेश्वरम। इसको रामेश्वरम आइलैंड भी बोल देते हैं लोग, ये पंबन आइलैंड है। ठीक है, कहां पर है, मन्नार आइलैंड है ना, मन्नार आइलैंड जो है मन्नार आइलैंड के पास तक ये पहुंचता है, और ये श्रीलंका के नॉर्दर्न कोस्ट तक जाता है। तो ये याद रखिएगा, दैट रन्स फ्रॉम द पंबन आइलैंड नियर रामेश्वरम टू द मन्नार आइलैंड ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। तो ये आपका पंबन से मन्नार आइलैंड तक स्ट्रेच करता है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और बात समझ लेते हैं। इट फॉर्म्स अ शैलो पार्ट ऑफ द ओशन दैट इज बीइंग कॉन्स्टेंटली इंपैक्टेड बाय सेडिमेंटेशन प्रोसेस। मैंने बताया सेडिमेंट्स इकट्ठा होते हैं, पोर्शन ऊपर आ जाता है, ये नॉर्मली आपको इसके बारे में बात होगी। तो यहां पर आपको एक चीज और बता दें राम सेतु या एडम्स ब्रिज के बारे में, कि यहां पर एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है जहां पर रिमोट सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग इमेजरी के रिसर्च से ये पता चलता है, वो ये क्लेम करते हैं कि ये मैन मेड नहीं हो सकता है। और ये क्या है, ये कोरल रीफ से बना हुआ है, और यहां पर 103 कोरल रीफ्स हैं। अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि कोरल क्या होता है तो ये चीज समझ लीजिएगा कि कोरल नथिंग बट एक आपका ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम पॉलिप बोलते हैं। तो ये पॉलिप्स जो है बहुत छोटे छोटे पॉलिप्स होते हैं, इनकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है, बहुत जल्दी ये मर जाते हैं। लेकिन ये पॉलिप्स जो हैं आपके जो सी वाटर है उससे ये कैल्शियम कार्बोनेट को इकट्ठा कर लेते हैं, और ये पॉलिप्स अपने ऊपर एक क्या करते हैं, शेल फॉर्म कर लेते हैं जो कि इनको बचाता है बेसिकली। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का शेल जो है ये कई सारे पॉलिप्स अपने ऊपर बनाते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। फिर ये जब इनकी डेथ हो जाती है तो इसके ऊपर अगेन नए पॉलिप्स आपके आ जाते हैं, वो भी इस तरीके से आपके शेल्स को कवर करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं क्या, कोरल। और इसी स्ट्रक्चर को, जो बड़ा स्ट्रक्चर है, इसी को हम बोलते हैं रीफ। तो यहां पर ये कह रहा है कि 103 यहां पर आपको क्या है, स्मॉल पैचेस हैं रीफ के। बेसिकली ये ऐसा है, ऐसी एक बात बोलना चाहता है। ठीक है, तो चलिए मतलब ये मान रहा है कि ये मैनमेड नहीं है। तो जो आपके जो बात होती है कि ये बनाया गया था, ये वानरों की सेना ने बनाया था, तो इसको ये जो है नहीं मानता है। खैर क्या सही है क्या नहीं है वो तो बाद में निकल के आएंगी चीजें। दूसरी चीज क्या है कि ये जो राम, आपका एक और चीज यहां पर समझनी आपको पड़ेगी कि यहां पर एक प्रोजेक्ट था। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कहलाता है सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट। ठीक है, अब यहां पर चैनल के बारे में बात आई है। चैनल जो होता है ये बेसिकली 2 लैंड मासेस को दूर करता है, 2 वाटर बॉडीज को जोड़ता है ना। जैसे 10 डिग्री चैनल है आपका, है ना, जैसे 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, तो ये ग्रेट चैनल है। ये क्या करते हैं, ये 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करते हैं और 2 लैंड मासेस को अलग करते हैं। तो यहां पर एक जो आप देख रहे हैं शोल्स आप इस तरीके से देख रहे हैं जो, ठीक है, ये आपके ओशन वाटर के नीचे है, सी वाटर के नीचे है। इन शोल्स को तोड़ के यहां से रास्ता बनाने की कोशिश करी जा रही है। इसको तोड़ के यहां से शिप निकालने की कोशिश की गई थी और एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जिसका नाम है सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट। ये क्यों बना था, ये प्रपोज करा था ब्रिटिशर्स ने। ये आज का नहीं है ये प्रपोजिशन है ब्रिटिशर्स का। और ब्रिटिशर्स ने कहा था कि वी वांट टू क्रिएट अ चैनल टू लिंक पाक स्ट्रेट विद द गल्फ ऑफ मन्नार, है ना। लेकिन इसका इनॉग्रेशन कब हुआ, इसका फीता कब कट हुआ, फीता कट हुआ इसका 2005 में 2005 में, जब आपके कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। ठीक है,
इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो ये प्रोजेक्ट है एसएससीपी, इफ कंप्लीटेड, is expected to considerably reduce the navigation time between the east and west coast of India। तो ये बेसिकली क्यों करा गया था? ये इसलिए करा गया था, ये इस तरीके से आपका जो इंडिया है, ठीक है, अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इस तरीके से इंडिया है, यहां पर श्रीलंका है, ठीक है, और यहां पर आपका क्या है, यहां पर है राम सेतु आपका ब्रिज, ठीक है। तो ये ऐसा बोला गया था कि इसको घूमने के लिए हमें ऐसे आना पड़ता है, ऐसे आना पड़ता है। तो ये बोला गया कि अगर यहां से हम शिप निकाल देंगे तो रास्ता हमारा शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए आया था। देखिए इसमें लेकिन एक चीज समझनी है कि यहां पर सेफ्टी कंसर्न्स बहुत ज्यादा है, नेचुरल डिजास्टर्स के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। कंसर्न्स अबाउट द प्रोजेक्ट, क्या कंसर्न्स है? डिस्पाइट द सेफ्टी सर्टिफिकेशन बाय CSIR, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, concerns have been raised on the stability of the proposed channel। तो ऑलरेडी इसको आप कह सकते हैं कि इनको सेफ्टी सर्टिफिकेशन तो दे दिया था CSIR ने, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर मॉडल सजेस्ट दैट द सेंट्रल ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ पाक बे may be impacted by waves of higher energy। तो यहां पर सुनामी जैसी गतिविधि और ज्यादा हो सकती है अगर हम इस क्या करें, इस ब्रिज को तोड़ के चैनल बना दें। द रीजन विल रिसीव मोर सेडिमेंट्स रेंडरिंग देम टू मोर टर्बिड। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर और सेडिमेंट्स आ गए, तो सेडिमेंट्स आ जाएंगे तो क्या होगा, आपका इस तरीके से अगर कोई चीज है और यहां पर आपका सेडिमेंट्स अगर इकट्ठा होने लगे, ठीक है, तो जो वेव्स आके यहां पर टकरा के खत्म हो जाती थी, ये वेव्स इन सेडिमेंट्स की वजह से और ज्यादा ऊपर आ जाएंगी एंड सुनामी जैसी चीज का आप या हाई एनर्जी वेव्स का आपको फेस करना पड़ेगा, जहां से आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा सफर कर सकती है वहां की लोकल कम्युनिटी। साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो है कैन डिस्टेबलाइज द लोकल सेडिमेंट्री डायनेमिक्स। तो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो हैं वो भी आपके इकोलॉजिकली क्या करेंगे, यहां पर चीजों को डिस्टर्ब कर देंगे, ठीक है। एमिशंस फ्रॉम शिप्स विल पल्यूट द एयर एंड वाटर। तो दूसरी चीज एक ये भी है कि शिप्स, आप चैनल बना रहे हैं शिप्स को पास करने के लिए, और ऑब्वियसली शिप से एमिशन होता है, ठीक है, गैसेस का, जो कि पोल्यूशन फैलाएगा, प्लस ऑयल स्पिलेज भी होता है जो कि वाटर को और वहां के मरीन इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करेगा। ऑयल स्पिल फ्रॉम शिप्स कुड कॉज एन इकोलॉजिकल डिजास्टर बाय इंपैक्टिंग मरीन बायोस्फीयर रिजर्व्स इन द गल्फ ऑफ मन्नार। तो याद रखिएगा यहां पर एक बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ मन्नार में, मरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पर बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं क्षति पहुंचेगी, डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। दूसरी चीज, देयर इज नीड, सजेशन क्या है, सजेशन क्या होता है यहां पर समझिए, देयर इज नीड टू अडॉप्ट द जियो हेरिटेज पैराडाइम दैट इज यूज्ड इन नेचर्स कंजर्वेशन टू प्रिजर्व द नेचुरल डाइवर्सिटी ऑफ सिग्निफिकेंट जियोलॉजिकल फीचर्स। तो यहां पर एक सजेशन यह है कि इसको आप हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दीजिए ताकि यहां पर डिस्टर्बेंसेस ना हो पाए, क्योंकि यहां पर जियोलॉजिकल फीचर्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बायोडाइवर्सिटी को, वहां की लोकल कम्युनिटी को और डिजास्टर को देखते हुए बताई जा रही हैं चीजें। तो कहा जा रहा है कि भाई अगर आपको प्रिजर्व करना है चीजों को, आपको सही रहना है, तो आप इसको क्या करें, हेरिटेज साइट घोषित कर दें। एक्सेप्ट द फैक्ट्स दैट जियोडाइवर्सिटी इज अंडर थ्रेट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नीड्स प्रोटेक्शन। ये एक्सेप्ट करता है, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ये लोग कि भाई हम लोग को ह्यूमन एक्टिविटीज से बहुत खतरा है एंड वी नीड प्रोटेक्शन। और दूसरी चीज है कि ये रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ अबायोटिक फैक्टर्स। अबायोटिक फैक्टर्स मतलब क्या हो गए, अजैविक कारक जिनमें लाइफ नहीं होती है। अबायोटिक फैक्टर्स लाइक जियोलॉजी, सॉइल, लैंडफॉर्म्स एंड देयर रोल इन सपोर्टिंग हैबिटेट्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो ये कह रहे हैं भाई अबायोटिक और बायोटिक, एक आपके क्या हो गए, जीव जंतु पादप, मतलब कि आपके क्या हो गए, फ्लोरा एंड फौना हो गए। दूसरे अबायोटिक फैक्टर्स जिनमें लाइफ नहीं है, जैसे वाटर, सॉइल, है ना, मरीन आपका सी वाटर, देन योर जियोलॉजी, वहां पर जो लैंडफॉर्म्स है वो सारे जो है सपोर्ट करते हैं किसको, बायोडाइवर्सिटी को। और अगर इनके साथ छिड़खानी हुई तो वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो जैव विविधता जो है आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नई न्यूज में, आपकी नई आर्टिकल पे, और वो है एरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में। तो याद रखिएगा यहां पर ये न्यूज में काफी रहा है, ये न्यूज में इसलिए रहा है क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑन ट्यूसडे इश्यूड अ नोटिफिकेशन डिक्लेयरिंग एरिटापट्टी एंड मीनाक्षीपुरम विलेजेस इन मदुरई डिस्ट्रिक्ट द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन द स्टेट। तो ये याद रखिएगा कि पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा है। इसके बारे में थोड़ी सी समझ लेते हैं चीज। व्हेन वी टॉक अबाउट एरिटापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, तो यहां पर आपको समझना पड़ेगा
कि अराउंड 250 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स यहां पर मिलते हैं, जिसमें आप कह सकते हैं क्या है, रैप्टर्स भी हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट रैप्टर्स हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट रैप्टर्स हैं आपके? द लैगर फैल्कन, द शाहीन फैल्कन एंड द बोनालीज ईगल। तो मतलब रैप्टर वो होते हैं, है ना, जो एक्चुअली शिकारी आप कह सकते हैं पक्षी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रैप्टर्स बोलते हैं। इट ऑल्सो इज होम टू वाइल्ड लाइफ एज द इंडियन पैंगोलिन, स्लेंडर लोरिस एंड पाइथन्स। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर आपको पाइथन्स मिलते हैं जिसको अजगर बोलते हैं हम, यहां पर आपको स्लेंडर लोरिस मिलता है और इंडियन पैंगोलिन भी यहां पर आपको मिलते हैं। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय चेन ऑफ 7 हिल्स रॉक और इंसेलबर्ग्स that serve as a watershed charging 72 lakes and 200 natural springs। याद रखिएगा इंसेलबर्ग क्या होते हैं ना, इंसेलबर्ग होते हैं आपके इस तरीके से छोटे छोटे हिल्स, इंसेलबर्ग ये होते हैं। ये इंसेलबर्ग बेसिकली फॉर्म कैसे होते हैं? कभी ये इंसेलबर्ग जो हैं बहुत बड़े बड़े प्लेटूज रहे होंगे, इनमें इरोजन हुआ और ये इरोजन होने की वजह से, मतलब कि टूटने फूटने, है ना, रगड़ खाने की वजह से क्या हुए, छोटे हो गए, और छोटे होने की वजह से क्या बन गए? इंसेलबर्ग बन गए। ऐसे छोटे छोटे आपके हिलॉक्स भी इनको बोलते हैं, बन गए। ठीक है, अब ये हिलॉक्स क्या कर रहे हैं? इनसे जो भी पानी, बारिश का पानी ड्रेन होके आ रहा है, वो कहां पर जा रहा है? सब लेक्स में जा रहा है ना। और क्योंकि ये हिल्स हैं तो यहां पर नेचुरल क्या हुआ, यहां पर स्प्रिंग्स भी बन गए आपके, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो भी ज्यादा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आप एक तरीके से कह सकते हैं कि साइट है जहां पर 72 लेक्स हैं और 200 नेचुरल स्प्रिंग्स भी हैं। अच्छा, एक चीज और यहां पर इस जगह पर आपको बता दूं मैं कि अनायकोंडन टैंक पाया जाता है, जो कि आपका मैनमेड है, जो कि बिल्ड करा गया था। और ये बिल्ड करा था किसने? पांड्यन किंग्स ने बिल्ड करा था 16th सेंचुरी में, है ना। 16वीं शताब्दी में जो पांड्य साम्राज्य था, वहां पर पांड्यन किंग्स ने इसको बिल्ड करा था। इसके साथ ही साथ यहां पर बहुत सारे मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स भी मिलते हैं। मेगालिथिक मतलब होते हैं बहुत बड़े बड़े वृहद पत्थर, है ना, बहुत बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़ों में आपको स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। यहां पर इसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स है, वहां पर रॉक कट टेंपल्स भी मिलते हैं आपको। ठीक है, मतलब कि पत्थरों को काट के टेंपल्स बनाए गए हैं। ये भी कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। दूसरी चीज, तमिल ब्राह्मणी इंस्क्रिप्शंस, है ना, और जैन, यहां पर जो जैन इंस्क्रिप्शंस है वो भी आपको इस रीजन में मिलते हैं। तो इसलिए ये हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आइए बात कर लेते हैं यहां पर बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में। ठीक है, अंडर बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद लोकल बॉडीज में नोटिफाई द एरियाज ऑफ बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंस एज बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो यहां पर एक पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है, वो ये याद रखना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट किसी जगह को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बोल सकती है। वो कंसल्ट करेगी वहां की लोकल बॉडीज के साथ और फिर एक नोटिफिकेशन के थ्रू वो कह देगी कि अगर ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की जगह है तो उसको वो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर सकती है। दूसरी चीज, द बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट्स आर वेल डिफाइंड एरियाज दैट आर यूनिक, है ना। पहली चीज तो जो बायोडायवर्सिटी साइट्स होती है वो यूनिक होती है। दूसरी चीज, इकोलॉजिकली फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स। ठीक है, मतलब कि ये बहुत ही सेंसिटिव एरियाज होते हैं। यहां पर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो कि विश्व में और कहीं आपको नहीं मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि जब इकोसिस्टम में बोलते हैं हम लोग, पारिस्थितिकी तंत्र में बोलते हैं, तो इकोसिस्टम कौन कौन से? टेरेस्ट्रियल मींस पार्थिव, कोस्टल मतलब तटीय, एंड इनलैंड वाटर्स, और जो आपके इनलैंड वाटर्स हैं वैसे। तो यहां पर जब आप बायोडायवर्सिटी साइट के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा कि बायोडायवर्सिटी साइट्स में फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स होते हैं। फ्रेजाइल मतलब होते हैं बहुत सेंसिटिव। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कांच का जो होता है ग्लास होते हैं आपके, ग्लास को जब आप पार्सल लेके जाते हो तो बोलते हो भैया आराम से लेके जाना, उसके अंदर ग्लास है, कहीं टूट ना जाए, फ्रेजाइल है। ऐसे ही हमारे इकोसिस्टम्स भी फ्रेजाइल है। अगर आपने मैन ने उसमें इंटरफेरेंस करा, कुछ भी ह्यूमन इंटरफेरेंस हुआ तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी जगहों को भी हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट में बता देते हैं कि हाँ भाई इसको हेरिटेज साइट बना दो। ठीक है, दूसरी चीज, यहां पर आपको ऐसे मरीन मतलब कि सागरीय क्षेत्र, मरीन जिसमें रिच बायोडायवर्सिटी होती है, उनको भी हम रखते हैं। ठीक है, प्लस इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है? देखिए इसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है। पहली चीज कि अगर उस रीजन में आपके वाइल्ड एनिमल्स बहुत मिले आपको, वो हो गया। दूसरी चीज, हो सकता है आपको वाइल्ड एनिमल्स के साथ साथ डोमेस्टिकेटेड मतलब कि जो पालतू जानवर है उनकी स्पीशीज भी मिल जाए, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि हाई एंडेमिज्म। हाई एंडेमिज्म का मतलब होता है कि यहां पर
ऐसे स्पीशीज का मिलना, बायोडायवर्सिटी साइट्स में ऐसे स्पीशीज आपको मिल रहे हैं जो और पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं, केवल उस लिमिटेड रीजन में मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी चीज, प्रेजेंस ऑफ रेयर एंड थ्रेटेन स्पीशीज। ठीक है, मतलब कि ऐसे आपको जीव मिलने, आपको ऐसे प्रजाति मिलना, ऐसे स्पीशीज मिलना जो बेसिकली बहुत ज्यादा क्या है, संकटग्रस्त है, कहीं मिल ही नहीं रहा है, कुछ कुछ बचे हुए हैं। ऐसी जगहों को भी हम क्या करते हैं, बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित कर देते हैं। की स्टोन स्पीशीज, की स्टोन स्पीशीज क्या होता है? की स्टोन स्पीशीज, देखिए की स्टोन स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिनकी वजह से पूरा इकोसिस्टम, आप क्या कह सकते हैं, पूरी इकोलॉजिकल वहां पर बैलेंस बना होता है। जैसे एक बीवर, आप जानते होंगे बीवर एक जानवर होता है, पेड़ को खाता है ना, पेड़ की लकड़ी को खाता है। वो क्या करता है, खाते 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 लकड़ी, जो पेड़ होते हैं उसको गिरा देता है। कहां गिरा देता है? जो रिवर्स जा रही हैं या छोटी छोटी जो आपकी स्ट्रीम्स जा रही हैं उनके ऊपर गिरा देता है। और होता क्या है, जब आपके रिवर्स के ऊपर है ना, या छोटी स्ट्रीम्स के ऊपर वो लकड़ी के पेड़ गिर जाते हैं तो पानी क्या होता है, पानी आपका रुक जाता है, आगे नहीं बहता है और उस क्षेत्र में, उस रीजन में फैल जाता है, जिससे वहां पर वेटलैंड्स बन जाते हैं, जिससे वहां पर आपके आप कह सकते हो लेक्स भी बन जाते हैं। तो वहां पर जब लेक्स बन जाते हैं, वेटलैंड्स हो जाता है, तो उसके ऊपर बहुत जीवित रहने वाले सारे स्पीशीज डिपेंड करते हैं। तो ऐसे ऐसे स्पीशीज जो कि इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं उनको हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीशीज। जैसे कि आपके एपेक्स प्रीडेटर्स, जैसे आपका टाइगर, अगर टाइगर सोचिए आपका नहीं होगा, टाइगर नहीं होगा तो क्या होगा, जो आपके जंगल में, फॉरेस्ट में डियर है, वो डियर आपके बढ़ते जाएंगे। भाई अगर फॉरेस्ट में टाइगर है तो टाइगर क्या करेगा, टाइगर उनको खा जाएगा, है ना, और खा जाएगा तो इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर डियर आपके बढ़ते गए, डियर की जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, अगर टाइगर नहीं होंगे तो जो ग्रासेस है, ग्रासेस, वो ग्रासेस कम हो जाएंगे, क्योंकि डियर क्या खाएंगे, ग्रासेस खाएंगे, है ना। वो जब ग्रासेस कम हो जाएंगी तो ग्रासेस पे रहने वाले जो जीव हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे, एक चीज तो। दूसरी चीज, अगर ग्रासेस आपके खत्म हो जाएंगे तो आपका जो सॉइल रिटेंशन, सॉइल का जो वाटर रिटेंशन पावर है वो खत्म हो जाएगा, है ना। और उससे क्या होगा, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनमें जो ग्राउंड वाटर जाता है वो कम हो जाएगा, तो पेड़ भी सूख के खत्म हो जाएंगे और धीरे धीरे पूरा जंगल जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे जो आपके स्पीशीज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन मतलब कि उनकी वजह से पूरा इकोसिस्टम उन पर डिपेंडेंट होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरे स्पीशीज वो जो कि इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी रखते हो। ठीक है, चलिए, तो ये आपके थी आज के बहुत इंपॉर्टेंट 4 आर्टिकल्स जो मैंने आपके साथ कवर करा है। आई होप ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पे, तो वहां से आप पीडीएफ ले लीजिएगा और इसको रिवाइज करते रहिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।